हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ऋषिकेश सर आप सबों को मैथ मैजिशियन विनेश सर के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। 7 मार्च 2021 का जो आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ है उसमें रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन को लेकर आए हैं। पहला क्वेश्चन आपका डिस्प्ले कर रहा है बोर्ड पे, वह डायरेक्शन एंड डिस्टेंस है। चलिए देखिए, लक्ष्मण अपने घर से 15 किलोमीटर पश्चिम गया, फिर बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर गया। वह फिर पूरब की ओर मुड़ा और 25 किलोमीटर गया और अंत में बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर गया। तो वह अपने घर से कितनी दूरी पर था? ऑप्शन ए 5 किलोमीटर, ऑप्शन बी 10 किलोमीटर, ऑप्शन सी 15 किलोमीटर, ऑप्शन डी 20 किलोमीटर। सबसे देखिए यहाँ क्या बोला, लक्ष्मण अपने घर से 15 किलोमीटर पश्चिम गया। कहने का मतलब है यह जो है इसका आरंभिक पोजीशन है, यहीं इसका घर है। 15 किलोमीटर पश्चिम गया, कहने का मतलब है इतना हम मैग्नीट्यूड को क्या मान रहे हैं? 15 किलोमीटर। ठीक है, मतलब इतना को हम 15 किलोमीटर मैग्नीट्यूड मान रहे हैं। थोड़ा सा डायरेक्शन समझ लीजिए। जो हमारा स्टैंडर्ड डायरेक्शन का जो वे है NESW कैसा होना चाहिए? क्लॉकवाइज होना चाहिए। NESW क्लॉकवाइज होना चाहिए। कहीं भी आप डायरेक्शन दिखाइएगा तो इस रूल को फॉलो होना चाहिए। तो पश्चिम में बोला था, इस कारण से वेस्ट इधर बनता है, तो हमने पश्चिम की ओर 15 किलोमीटर गया और फिर बाएं मुड़कर। तो एक बात बताइए, पश्चिम की ओर मुंह किए हुए व्यक्ति का दाहिने किधर? उत्तर, और बाएं किधर? दक्षिण। तो फिर बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर गया। कहने का मतलब है यहाँ आने के बाद बाएं मुड़ा और कितना चला? 20 किलोमीटर। ठीक है, वह फिर पूरब की ओर मुड़ा। इस यहाँ पे जो व्यक्ति खड़ा है, इस व्यक्ति का जो मुंह है दक्षिण की ओर है, तो अब बोला ना पूरब की ओर मुड़ा। पूरब जो इधर डायरेक्शन है, ठीक है, पूरब की ओर मुड़ा और 25 किलोमीटर गया। कहने का मतलब है इस डायरेक्शन को पूरब डायरेक्शन बोलते हैं और 25 किलोमीटर गया। पूरब की ओर मुड़ा और 25 किलोमीटर गया और अंत में बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर गया। पूरब की ओर मुंह किए हुए व्यक्ति का बाएं किधर? उत्तर, और दाहिने दक्षिण। तो उत्तर की ओर कितना? 20 किलोमीटर गया। तो देखिए, तो ये वैल्यू 20 किलोमीटर है, तो उतना ही वैल्यू आपको यहाँ से चल दीजिए 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर। वह अपने घर से कितने दूरी पर था? एक बात बताइए, यही ना इसका घर है, तो इस घर से ये कितनी दूरी पर है? पहले ये बात बताइए। तो ये टोटल वैल्यू कितना है? 25 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ तक 15 किलोमीटर, तो यहाँ से यहाँ कितना होगा? 10 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ 10 किलोमीटर है कि नहीं? तो क्योंकि इस वैल्यू के तो इक्वल है ना इस वैल्यू, तो यहाँ पे 25 किलोमीटर है, यहाँ से यहाँ तक वैल्यू 15 किलोमीटर है, तो यहाँ कितना होगा? तो 25 होगा। 10 किलोमीटर होगा तो 25 बन जाएगा। तो वह अपने घर से कितनी दूरी पर था? तो अपने घर से 10 किलोमीटर की दूरी पर था। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 नॉन वर्बल से आपको डाइस चैप्टर से पूछा है। नीचे एक पासे के 4 प्रारूपों को दर्शाया गया है। ये जो नीचे में दर्शाया गया ना, यही 4 प्रारूप है और एक ही पासा है। इसको अलग अलग पासा नहीं समझे, एक ही पासा का 4 प्रारूप दर्शाया गया है। इस पासे में अंक 2 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6।
सबसे पहले पासे के बारे में जान लीजिए। पासे में 6 सतह होते हैं। फलक को सतह ही बोलते हैं। फलक और सतह एक ही चीज़ है। और जो हम लोग पासे लुढ़काते हैं, जो हम लोग को मार्केट में मिलता है वो पासे, उसको मानक पासा बोलते हैं, स्टैंडर्डाइज बोलते हैं। उसमें एक ऊपरी सतह पर होगा तो उसके अपोजिट सतह पर 6 होगा। कहने का मतलब है जो स्टैंडर्डाइज होता है, स्टैंडर्डाइज, उसमें क्या वे होता है, अगर एक टॉप पे है तो बॉटम पे 6 होगा, अगर 2 टॉप पे है तो बॉटम पे 5 होगा, अगर 3 टॉप पे है तो बॉटम पे 4 होगा। वाइस वर्सा, मतलब ये बातें अगर 6 ऊपर पे है तो बॉटम पे क्या होगा, 1 होगा, अगर 5 ऊपर पे होगा तो बॉटम पे 2 होगा, अगर 4 ऊपर होगा तो बॉटम पे 3 होगा। ठीक है, तो ये स्टैंडर्डाइज का जो कंसेप्ट है, जो हम लोग मार्केट में मिलता है, जो हम लोग लुढ़काते हैं, खेलते हैं, वो इस पैटर्न पे डेवलप किया हुआ रहता है। लेकिन जो आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, नॉन स्टैंडर्डाइज से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अक्सर नॉन स्टैंडर्डाइज से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए तो 3 और 4, यहाँ पे पड़ोसी सतह का सम 7 हो गया। तो यह जो पासे हैं ना, नॉन स्टैंडर्डाइज है। ये जो पासे हैं नॉन स्टैंडर्डाइज का एग्जाम्पल है, नॉन स्टैंडर्डाइज का एग्जाम्पल है। डाइस नॉन स्टैंडर्डाइज का एग्जाम्पल है। क्यों ऐसा है? क्योंकि देखिए यहाँ पड़ोसी सतह का सम 7 हो गया और हम यहाँ क्या बोल रहे हैं, अपोजिट फेसेज का जो सम होता है 7 होना चाहिए। तो यह जो डाइस है, कहने का मतलब किसी एक प्रारूप को देखकर अगर आपको वहाँ पे दिख रहा है कि पड़ोसी का सम 7 हो रहा है, तो ये बातें सबके लिए है, क्योंकि एक ही डाइस के ना सभी प्रारूप है। कहने का मतलब ये जो एग्जाम्पल दिए गए हैं नॉन स्टैंडर्डाइज के एग्जाम्पल है। अब आपसे पूछ लिया कि 2 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक है। देखिए 2 यहाँ पे इस डाइस के इस प्रारूप में भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। कहने का मतलब 2 के पड़ोसी इसमें 4 और 3 है। इस पासे में देखिए 2 के पड़ोसी 1 और 3 है। चलिए इस पासे में देखिए 2 के पड़ोसी 6 और 4 है। 2 के पड़ोसी 6 और 4 है और पासे में लेकर 1 से 6 तक अंक अंकित होते हैं। तो आपसे पूछ लिया 2 के अपोजिट, तो 2 के पड़ोसी 4 भी हो रहा है, 3 भी हो रहा है, 1 भी हो रहा है, 6 भी हो रहा है। तो इसमें 1 से लेकर 6 तक में 1 भी आ गया, 6 भी आ गया, 3 भी आ गया, 4 भी आ गया और 2 के अपोजिट पूछ ही रहा है। तो जो बचा हुआ डिजिट है कौन सा है? 5। जो बचा हुआ डिजिट है वो कौन सा है? 5। तो 2 का अपोजिट कौन सा अंक हो जाएगा? 5। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सबसे पहले आप क्या किए, सबसे पहले आप देख लिए कि यह डाइस कैसा है। डाइस देखकर कैसे पहचान लेते हैं? देखिए यहाँ पे पहचान लिया हम जैसे ही कि 2 पड़ोसी सतह को जोड़े तो 7 आ गया। हमारा जो स्टैंडर्डाइज का कंसेप्ट होता है 2 अपोजिट सतह को जोड़े तो 7 मिले, तो नॉन स्टैंडर्डाइज हो गया। तो नॉन स्टैंडर्डाइज के लिए सबसे पहले जो पूछ रहा है कि 2 के विपरीत, अगर स्टैंडर्ड रहता तो हम क्या बोलते, आराम से बोलते 2 के विपरीत 5 होगा, 3 के विपरीत 4 होगा। लेकिन ऐसा जो दिया गया है यह नॉन स्टैंडर्डाइज का एग्जाम्पल दे दिया है। इस कारण से हमको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे 2 के पड़ोसी सतह पे कौन कौन से अंक अंकित है। तो 2 के पड़ोसी सतह पर 4 और 3 है, जो कि यहाँ हमने लिया है। फिर 2 के पड़ोसी सतह पर 1 और 3 अंकित है। फिर 2 के पड़ोसी सतह पर 6 और 4 है। कहने का मतलब इस 2 के पड़ोसी 1 भी है, 6 भी है, 4 भी है, 3 भी है। बचा हुआ कौन सा है? 5। और 2 यहाँ ऑलरेडी है, तो 2 के अपोजिट कौन सा अंक होगा? 5 होगा। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या चुनिए। एक आपको मैट्रिक्स बना हुआ है, रो कॉलम फॉर्म में डाटा अरेंज किया हुआ है, एक जगह मिसिंग है और नीचे में जो ऑप्शन दिया गया है उसमें से कौन सा होगा वह पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे एक जगह मिसिंग है, तो आप देखिए तो कॉलम 1 कंप्लीट है, कॉलम 2 कंप्लीट है, कॉलम 3 में एक मिसिंग है। तो क्या इन कॉलम 1 और कॉलम 2 में कुछ रिलेशन है क्या, उस आधार पे हम आगे कॉलम 3 का बात कर लेंगे। तो देखिए कॉलम 1 में क्या हो रहा है, अगर आप 6 को ले रहे हैं, +9 को ले रहे हैं और +10 को ले रहे हैं, कॉलम 1 में 6 + 9 + 10 कितना हो जाएगा 25, ठीक है। फिर कॉलम 2 में आइए, 8 + 3 + 14 = 8 और 3 11 और 14 25। रिलेशन तो आ रहा है, कहने का मतलब है कॉलम 1 का सम और कॉलम 2 का सम सेम आया, 25 आया। तो ये कॉलम 3 जो है क्वेश्चन मार्क +13 + 1 = कितना होना चाहिए 25 होना चाहिए, नहीं तो 13 और 1 14, 25 होने के लिए इसमें 11 जोड़ना पड़ेगा। मतलब ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन मार्क के जगह पे कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 11 यहाँ पे आ जाएगा, जो कि यहाँ पे मिसिंग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 कोडिंग डिकोडिंग से है, यदि NOIDA नोएडा = 39658 रूप में लिखा जाए तो बताएं कि INDIA इंडिया को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए में है 36568, ऑप्शन बी में है 63568, ऑप्शन सी में है 63569, ऑप्शन डी में है 65368, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आपको एक ही कोडिंग दिया, और तो ऑप्शन भी देख लेते हैं ना, ऑप्शन भी देखिए 36568, इसी से 36568 636356568। कहने का मतलब है ऑप्शन भी जो है ना इसी सभी नंबर से तैयार हुआ है, चारों ऑप्शन। तो कहने का मतलब है इसमें क्या आप सोच सकते हैं, करस्पॉन्डिंग कोडिंग सोच सकते हैं। कहने का मतलब है N के लिए जो कोड यूज हुआ है 3, O के लिए कोड जो यूज हुआ है वो 9, I के लिए जो कोड यूज हुआ है 6, D के लिए जो यूज हुआ है 5 और A के लिए जो यूज हुआ है 8, ठीक है। तो आपसे पूछा इंडिया का बता दीजिए, INDIA, तो I के लिए देखिए 6 यूज हुआ है, यहाँ पे 6 लिख लीजिए। N के लिए 3 यूज हुआ है, 3 लिख दीजिए। D के लिए 5 यूज हुआ है, 5 लिख दीजिए। फिर I आ गया तो उसके लिए 6 लिख लीजिए। A आ गया तो उसके लिए 8 आ गया। मतलब 63568, 63568 ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी कोडिंग डिकोडिंग से ही है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में SWETA को TYHXF लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में YASHI को कैसे लिखा जाएगा। पहले तो इसको हम लोग समझ लेते हैं कि कैसे लिखा हुआ है। SWETA इसको बोल रहा है ना TYHX और F। कहने का मतलब देखिए तो यहाँ S है, यहाँ T हो गया। कहने का मतलब है S से T हो गया, +1 का इंक्रीमेंट हो गया। नहीं, यहाँ तो देखिए तो W से Y हो गया तो WXY। कहने का मतलब है 23 पे है तो 25 हो गया, +2 का इंक्रीमेंट है। ध्यान से देखिएगा।
अब ई से H हो गया, E 5 पे आता है, H 8 पे आता है, +3 का इंक्रीमेंट हो गया। अभी देखिए T से X हो गया, T से X हो गया, कहने का मतलब X जो है पोजीशन नंबर 24 पे, T मतलब +4 का इंक्रीमेंट है, +4 का इंक्रीमेंट है। A पोजीशन नंबर 1 पे आता है, F पोजीशन नंबर 6 पे आता है, +5 का इंक्रीमेंट है, +5 का इंक्रीमेंट। कहने का मतलब 1 का इंक्रीमेंट, 2 का इंक्रीमेंट, 3 का इंक्रीमेंट, 4 का इंक्रीमेंट, 5 का इंक्रीमेंट। कहने का मतलब है, देखिएगा आपसे जो पूछ रहा था ना YASHI, तो यहाँ देखिए Y है तो 1 का इंक्रीमेंट करिएगा तो Y से Z हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ से 2 का इंक्रीमेंट चाहिए ना, A से 2 का इंक्रीमेंट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, A 1 पे है तो 3 पे कौन सा हो जाएगा, 2 का इंक्रीमेंट करिएगा तो C हो जाएगा, ठीक है। S 19 पे है, S 19 पे है, अगला जो इंक्रीमेंट करना है 3 का तो 22 हो जाएगा। 22 पे कौन है, V आता है, ठीक है। H पोजीशन नंबर 8 पे आता है तो 3 का इंक्रीमेंट किए थे, अब 4 का इंक्रीमेंट करेंगे तो 4 का इंक्रीमेंट करेंगे तो 12 हो जाएगा। L 12 पे आता है। I पोजीशन नंबर 9 पे आता है, इसमें 5 का इंक्रीमेंट कर देंगे तो क्या हो जाता है 14, मतलब N। ZCVLN, ZCVLN ऑप्शन नंबर D, ZCVLN मतलब YASHI को क्या लिखेंगे, ZCVLN ऑप्शन नंबर D, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि जो लोग इस वीडियो को नए देख रहे हैं, सबसे पहले कि उसको सब्सक्राइब कर लीजिए कि यहाँ से जो भी अपडेट हो आपके पास पहुँचे, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए कि बहुत तेरे क्वेश्चन ऐसे पूछे हैं जिसका मतलब आपको गलत हो सकता है या उसका कंसेप्ट नहीं मालूम है, तो उनको भी फ़ायदा हो, ठीक है। तो आज रखते हैं इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।